So hello everyone. So this is CA Sanitya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. तो कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हो, बढ़िया हो, प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही है और आपकी प्रिपरेशंस को और बेहतर बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मैराथन सीरीज फॉर सीए फाइनल ऑडिट। और आज के इस वीडियो में इन द मैराथन सीरीज वी आर गोइंग टू रिवाइज SAEs, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है ना? तो मेरे साथ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आप देखना आपको स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स में बहुत ज्यादा कंफर्ट आ जाएगा। सर नोट्स कौन से यूज करने हैं? तो पार्टिकुलरली मेरे जो समरी नोट्स है वो आपको मैंने प्रोवाइड किया है फॉर रिवीजन पर्पस। तो यू कैन डाउनलोड द समरी नोट्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन। ठीक है, यू कैन डाउनलोड द समरी नोट्स। सर हमने पहले एसेज नहीं किया है तो कैन वी स्टिल डू दिस पार्टिकुलर वीडियो? द आंसर इज यस। आपने एसेज नहीं किया है तब भी आप इस पार्टिकुलर वीडियो को मेरे साथ देख सकते हो। यू कैन अटेंड दिस पार्टिकुलर सेशन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको फिर भी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब सर अगर हम बात करें स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक सीएन प्रैक्टिस या तो एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है या तो नॉन एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। एश्योरेंस सर्विसेज के अंदर या तो ऑडिट वाली सर्विस प्रोवाइड कर सकता है या तो रिव्यू वाली सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। ऑडिट रिव्यू दोनों ही किससे रिलेटेड था? एचएफएस से रिलेटेड था, यानी कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड था। और या फिर अदर देन एचएफएस वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। अदर देन एचएफएस के रिस्पेक्ट में क्या कर सकता है? एश्योरेंस दे सकता है। अब यहां लगता है सर एसेज, ठीक है, यहां लगता है एसेज दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। और इसके अंदर आप देखोगे सर तीन अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। एक है एसई 3400 जो बात करता है अबाउट प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसके बारे में बात करता है सर? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करता है, जिसका जिक्र आपने प्रोफेशनल एथिक्स में भी किया है। तो पार्टिकुलरली एसई 3400 इट टॉक्स अबाउट प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद वी हैव एसई 3402 एंड वी हैव एसई 3420। ठीक है, तो ये दो अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, ऐसे ही 3402 एंड 3420। आपको याद है ऐसे 402 किया था अपन ने यूजर एंटिटी के एंगल से, यूजर ऑडिटर के एंगल से। अब ऐसे ही 3402 बेसिकली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से होगा। और ऐसे ही 3420 के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट है दैट इज प्रो फर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इस प्रो फर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर अगर अपने को एश्योरेंस देना है तो पार्टिकुलरली यहाँ पे ऐसे ही 3420 लगेगा। अब ये तीनों के तीनों एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स है, यानी इतना तो सिंपल है, इतना तो क्लियर है कि बॉस तीनों जगह अपने को एश्योरेंस देना है, मगर कौन सा एश्योरेंस देना है, कौन सा एश्योरेंस देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऐसे ही 3400 है ना, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यहाँ अपने को देना है नेगेटिव एश्योरेंस। याद है ना रिव्यू वाले स्टैंडर्ड? रिव्यू वाले स्टैंडर्ड में मैंने आपको बताया था नेगेटिव एश्योरेंस, नेगेटिवली वर्डेड एश्योरेंस। तो यहाँ भी आपने नेगेटिव एश्योरेंस देना है। ठीक है, यहाँ भी आपने क्या देना है सर? नेगेटिव एश्योरेंस देना है, लिमिटेड एश्योरेंस देना है। जबकि जो अपने 3402 है, 3420 है, यहाँ पे आप देखोगे कि अपने को रीजनेबल एश्योरेंस ही देना होता है। तो अब एक एक करके वी कैन स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड्स। एंड बिफोर प्रोसीडिंग, भाई लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार? वीडियो को फटाफट लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना? जितना ज्यादा वीडियो को करोगे लाइक, उतना ज्यादा हमें एंकरेजमेंट मिलेगा, हौसला मिलेगा कि यस आपके लिए और ज्यादा मेहनत करनी है। तो सबसे पहले ऐसे ही 3400 एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले सर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है? मान लीजिए सपोज आप एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, आप बैंक के पास गए और आपने बैंक को बोला लोन दे दो। अब बैंक आपको क्या बोलेगा पता है? बैंक बोलेगा कि आप ना हमें एक स्टेटमेंट बना के दो, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो कि आपको क्या लगता है कि आपका जो स्टार्टअप है अगले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में स्टार्टअप का आपका क्या परफॉर्मेंस रहेगा। तो आप क्या करोगे? बेस्ड ऑन फ्यूचर इवेंट्स एक प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाओगे जो फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर बेस्ड होएगा कि हमें क्या लगता है कि अगले आने वाले 2 सालों में, 3 सालों में, 5 सालों में हमारा स्टार्टअप का क्या परफॉर्मेंस रहेगा। अब एक चीज बताना, वो किसके ऊपर बेस्ड है? फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है। यानी डेफिनेटली ये जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाया जाएगा, इसको बनाने के लिए एजम्पशंस यूज किए जाएंगे। क्या यूज किए जाएंगे? एजम्पशंस यूज किए जाएंगे। और एजम्पशंस के आधार पर ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाया जाएगा।
अब जब भविष्य का प्रोजेक्शन किया जा रहा है, भविष्य का प्रोजेक्शन किया जा रहा है, तो भाई फ्यूचर को लेकर तो अनसर्टेनिटी हमेशा बहुत ज्यादा होने वाली है, और इसीलिए यहाँ पे जो अपना एश्योरेंस लेवल होता है वो बहुत कम होता है, और इसीलिए अपन यहाँ पे क्या देते हैं सर, मॉडरेट एश्योरेंस देते हैं या फिर नेगेटिव एश्योरेंस देते हैं। तो प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट वही होता है कि बैंक जो है वो क्या बोलता है मैनेजमेंट को, कंपनी को, कि आप एक प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना के लेके आओ, और उसका जो एश्योरेंस है, उसके ऊपर जो एश्योरेंस है वो कौन देगा, एक सीएन प्रैक्टिस देगा। अब बैंक आएगा, अब वो जो कंपनी आएगा वो आएगा सीएन प्रैक्टिस के पास, मान लो मेरे पास आया, बोले अरे सानिध्य सर, सानिध्य सर, सॉरी अभी 5 मिनट के सेशन के बाद भाई लोग मैंने देखा कि यार मैं तो माइक कॉलर में लगाना ही भूल गया था, माइक तो नीचे रखा हुआ था। तो पहले 5 मिनट के अंदर अगर ऑडियो में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है एडजस्ट कर लेना, मैंने सुन के देख लिया, इट इज ऑडिबल, तो दिक्कत नहीं आएगा, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना, ठीक है ना, स्टार्टिंग 5 मिनट्स में। तो यस, कहां थे हम लोग? तो पार्टिकुलरली बैंक आएगा मेरे पास और बैंक बोलेगा सानिध्य सर हमने ना प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाया है, आप इसके ऊपर एश्योरेंस दे दो, आप रीजनेबल एश्योरेंस दे दो ना कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। मैं बोलूंगा भाई ये जो तूने प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाया है ये तो अनसर्टेनिटी के ऊपर बेस्ड है, ये तो फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है, ये तो अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है, ऐसा होगा कि नहीं होगा इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी है, और एक्चुअली में जो चीजें होने वाली है दैट में बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव प्रोजेक्टेड। तो भाई इसके ऊपर मैं क्या नहीं दे सकता, इसके ऊपर मैं कभी भी रीजनेबल एश्योरेंस तो नहीं दे सकता, पॉजिटिव एश्योरेंस तो नहीं दे सकता, मैं तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट एश्योरेंस ही दे पाऊंगा, मैं तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट एश्योरेंस ही दे पाऊंगा और नेगेटिव एश्योरेंस दे पाऊंगा। और अगर मैं एंगेजमेंट एक्सेप्ट करता हूं तो मैं किसी भी प्रकार से यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यह बिलीफ नहीं दिखा सकता, यह बिलीफ नहीं दिला सकता कि इस प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जैसा लिखा गया वैसा ही होगा। आपको याद है प्रोफेशनल एथिक्स शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, पार्ट 1, क्लॉज 3, कि अगर एक सीएन प्रैक्टिस वाउचेस करता है फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट इन द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो इज हेल्ड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। तो मैं किसी भी प्रकार से क्या नहीं कर सकता, वाउच नहीं कर सकता फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट। मैं किसी भी प्रकार से ये नहीं बोल सकता कि जो लिखा है ऐसा ही होगा, नहीं हो सकता, बिकॉज बहुत सारा अनसर्टेनिटी है यहां पे। तो दैट इज वाई अपन क्या देते हैं सर, नेगेटिव एश्योरेंस देते हैं, अपन क्या देते हैं वहां पे, मॉडरेट एश्योरेंस देते हैं। तो आप देखोगे नेगेटिव एश्योरेंस की जो वर्डिंग्स है वो किस प्रकार से होती है। So we state that whether based on the examination of evidence supporting the assumptions, anything has come to the attention which causes the belief that assumptions do not provide a reasonable basis for the PFI. तो अपन ये नहीं बोलते कि बॉस assumption पूरा सही है, assumption बराबर है, एकदम reasonable है, basis मिल दे पा रहे हैं अपन की PFI बराबर है, नहीं। अपन एक नेगेटिव वर्डिंग यूज करेंगे कि क्या मुझे मुझे ऐसा कुछ भी मिला है, whether anything has come to my attention that causes me to believe that assumptions do not provide a reasonable basis, कि क्या मेरे अटेंशन में कुछ भी ऐसा आया है जिससे मेरे को यह पता चले कि assumptions बराबर नहीं है, तो मैं पॉजिटिव एश्योरेंस नहीं दूंगा, क्या दूंगा सर, नेगेटिव एश्योरेंस दूंगा। अब देखना यहां पे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता क्या है। तो पार्टिकुलरली प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इट इज बेस्ड ऑन assumptions about entity that may occur in the future and possible actions by the entity। ये क्या सर, हाईली सब्जेक्टिव इन नेचर है, and preparation requires the exercise of considerable judgment। और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन 3 फॉर्म्स में हो सकता है। पहला हो सकता है फोरकास्ट, आपने सुना होगा बेसिकली कि वेदर फोरकास्ट होता है। अब वेदर फोरकास्ट क्यों होता है, बिकॉज ना वो बेस्ट एस्टिमेट्स के ऊपर बेस्ड होता है, वो साइंटिफिक अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होता है, तो वहां बोलते हैं फोरकास्ट। तो जहां भी पीएफआई बनाया जा रहा है बेस्ड ऑन साइंटिफिक एस्टिमेट्स, बेस्ड ऑन बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट्स, तो जो भी बेस्ट एस्टिमेट्स होते हैं, जो भी अजम्पशंस होते हैं, प्रॉपर अजम्पशंस, हमारे पास कुछ डाटा वगैरह अवेलेबल है, उसके बेसिस में अगर पीएफआई बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं फोरकास्ट। नॉर्मली ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। और एक होता है प्रोजेक्शन मतलब नॉर्मली बहुत लंबे समय के लिए होता है कि भाई अगले 5 साल में ऐसा होगा, अगले 10 साल में ऐसा होगा। तो भाई जितना ज्यादा पीरियड होगा उतना ज्यादा अनसर्टेनिटी होगा और उतना ज्यादा जो अजम्पशंस लोगे वो हाइपोथेटिकल इन नेचर होंगे, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शंस। या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी हो सकता है कि मान लो 1 साल का मैंने फोरकास्ट दे दिया, 5 साल का प्रोजेक्शन दे दिया। अब अल्टीमेटली यहां पीएफआई बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है सर, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पीएफआई को एडिक्वेट तरीके से प्रेजेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है सर, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ पीएफआई इंक्लूडिंग द आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ पीएफआई, एक्सप्लेनिंग द बेसिस ऑफ द फोरकास्ट एंड एक्सप्लेनिंग द assumptions, मेकिंग द assumptions। अब यहां पे हमारे लिए
हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, हम ऑडिटर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, सीएन प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है जी। तो क्लाइंट मेरे पास आया, बोला अरे सानिध्य सर एक पीएफआई हमें बनाना है, बैंक को जमा करना है, प्लीज आप उसके ऊपर एश्योरेंस दे दो। तो भाई मैं क्या एकदम से एंगेजमेंट एक्सेप्ट करूंगा क्या कि भाई मैं तो तेरा इंतजार ही कर रहा था, कब तू आएगा, कब मेरे को फीस देगा? नहीं, मैं कुछ बातें कंसिडर करूंगा। क्या कंसिडर करूंगा? मैं कंसिडर करूंगा भाई तू मेरे को ये बता, मैं पूछूंगा कंपनी से कि भाई तू मेरे को ये बता, ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये जो पीएफआई है ना, इसका तेरा यूज क्या है? क्या पूछूंगा मैं? इसका तेरा यूज क्या है? तू मेरे को बताएगा ऐसा बैंक लोन चाहिए। फिर मैं पूछूंगा अरे ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये सिर्फ बैंक के लिए है या फिर जनरली सबके लिए अवेलेबल होगा? whether it is going to be general distribution और limited distribution। फिर मैं पूछूंगा कि भाई तू ये बता कि तूने assumptions कौन से लिए हैं, तूने बेस्ट एस्टिमेट्स वाले assumptions लिए हैं या फिर hypothetical assumptions लिए हैं। फिर मैं पूछूंगा कि तू मेरे को ये बता कौन कौन से एलिमेंट्स तू इंफॉर्मेशन में इंक्लूड करने वाला है, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, कौन कौन सा एलिमेंट तू अपने फोरकास्ट में, अपने इंफॉर्मेशन में इंक्लूड करने वाला है। और फाइनली What is the period covered by the information? बिकॉज जितना ज्यादा पीरियड होगा ना, उतना ज्यादा अनसर्टेनिटी होगा। और अगर क्लाइंट मेरे को बोल रहा है कि और सानिध्य सर अगले 10 साल का फोरकास्ट अपन करने वाले हैं, तो नॉर्मली क्या होगा पता है, मैं बोलूंगा भाई ऐसा एंगेजमेंट मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। तो मैं ये भी देखने वाला हूं व्हाट इज द पीरियड कवर्ड बाय द फोरकास्ट। तो ये 5 चीजें, इंटेंडेड यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो है वो जनरल यूज के लिए है या लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, नेचर ऑफ assumptions की बेस्ट एस्टिमेट्स हैं या हाइपोथेटिकल assumptions हैं, एलिमेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द इंफॉर्मेशन एंड पीरियड कवर्ड बाय द इंफॉर्मेशन। अब देखिएगा यहां पे क्या बोला हुआ है, अगर हमें लगता है कि assumptions बराबर नहीं है, assumptions अनरियलिस्टिक है, तब हम एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और अगर एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद हमें पता चला कि assumptions बराबर नहीं थे, अनरियलिस्टिक थे, या फिर जो पीएफआई है वो इनअप्रोप्रिएट है फॉर इंटेंडेड यूज, तब हम एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है। और बाद में पता चला तो विड्रॉ कर लेंगे। और फिर ऐसे 210 के हिसाब से अपन क्या करेंगे, एग्री करेंगे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है जी। अब जब अपन पीएफआई के ऊपर रिपोर्ट करेंगे, अपने को क्या लेना सर, एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस में ना अपन क्या क्या लेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ना, आप देखोगे आपके एसएम में तो नहीं है, बट ओल्ड सिलेबस के अंदर ये अपना एग्जाम क्वेश्चन था कि पार्टिकुलरली पीएफआई के ऊपर जब हम ऑडिट एविडेंस लेंगे तो ऑडिट एविडेंस में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, किन किन चीजों के बारे में एविडेंसेस लेंगे। तो एविडेंसेस हम किन किन चीजों के बारे में लेंगे सर, ये जो इंफॉर्मेशन है इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स क्या है, इंफॉर्मेशन मिला कहां से क्लाइंट को, बेसिस ऑफ फोरकास्ट क्या है, व्हाट इज द बेसिस, किस बेसिस में ये फोरकास्ट किया गया है, कौन कौन से assumptions यूज हुए हैं, हाइपोथेटिकल assumptions यूज हुए हैं या कौन कौन से assumptions यूज हुए हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे रिगार्डिंग द इंटेंडेड यूज, और उसको भी फाइल में चिपका देंगे, जो भी हमारा ऑडिट एविडेंस का फाइल होगा तो मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे रिगार्डिंग द इंटेंडेड यूज, उसको भी फाइल में चिपका देंगे। हमारा जो ऑडिट प्लान होगा उसको भी फाइल में चिपका देंगे। जो जो प्रोसीजर्स हमने प्लान किया पीएफआई के पर्पस के लिए, तो जो जो प्रोसीजर्स अपन ने प्लान किया है, द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, उसको भी अपन अपने क्या करेंगे, वर्किंग पेपर्स के फाइल में चिपका देंगे। तो ये सारी चीजें यहां पे आ जाएंगी। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स। जब एक ऑडिटर डिटरमाइन करेगा नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स कि मेरे को कितना एग्जामिनेशन करना है, क्या एग्जामिन करना है सर, पीएफआई। अब मेरे को डिसाइड क्या करना है कि पीएफआई एग्जामिन करते वक्त मैं कौन कौन से प्रोसीजर्स लगाऊं, कब लगाऊं, कितना लगाऊं, तो कौन कौन से मैटर्स मेरे को कंसिडर करने हैं। तो यहां पे भाई सिंपल सी चीज है, कुछ सिंपल पॉइंट्स हैं। बोला सबसे पहले आपने पहले भी ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट किया होगा, तो अगर आपने पहले भी ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट किया है तो आपको उसका नॉलेज मिला रहेगा, तो वो नॉलेज आपके काम आएगा, उस नॉलेज को यूज करो भाई, उस नॉलेज को यूज करो। अब कोई मुझसे पूछेगा अरे सर आप संजीवनी बैच लेने वाले हो सीए फाइनल ऑडिट का, कितने घंटे में कराओगे, तो पार्टिकुलरली मेरे को क्या देखना पड़ेगा कि मैंने जो 5 संजीवनी बैचेस लिए हैं, जो पहले लिए हैं, जो मेरा प्रायर एंगेजमेंट का नॉलेज है उसको यूज करूंगा। मैं डिसाइड करूंगा कि ठीक है यार 50 घंटा काफी है या 55 घंटा काफी है। तो नॉलेज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रीवियस एंगेजमेंट्स। फिर मैं क्या देखूंगा, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट था कि नहीं, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट है कि नहीं रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ पीएफआई। ठीक है। फिर मैं देखूंगा पीएफआई के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स की संभावना कितनी है, पीएफआई के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स की संभावना कितनी है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स के लाइकलीहुड कितने हैं। उसके बाद मैं देखूंगा कि पीएफआई बनाते वक्त मैनेजमेंट का कितना जजमेंट इन्वॉल्व हुआ है।
पीएफआई बनाते वक्त कितना ज्यादा जजमेंट मैनेजमेंट का इन्वॉल्व हुआ है, बिकॉज अगर जजमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है यानी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। फिर मैं देखूंगा कि मैनेजमेंट जो भी इंफॉर्मेशन के बिहाफ में पीएफआई बना रहा है, जो भी डाटा को यूज करके पीएफआई बना रहा है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बराबर है कि नहीं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिलायबल है कि नहीं, ठीक है ना। फिर मैं देखूंगा स्टेबिलिटी ऑफ एंटिटीज बिजनेस, कि एंटिटी का जो बिजनेस है वो कितना स्टेबल है, जो एंटिटी का बिजनेस है वो कितना स्टेबल है। और फाइनली मैं देखूंगा अपने खुद के एंगेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस, अपने खुद के एंगेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस। तो पॉइंट नंबर बी और जी तो आप साथ में याद कर सकते हो कि जब मैं डिटरमाइन करूंगा नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स व्हाइल डूइंग द ऑडिट ऑफ पीएफआई, तब मैं देखूंगा मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस, मैं देखूंगा मेरे खुद के टीम का एक्सपीरियंस, मैं देखूंगा मैनेजमेंट का कॉम्पिटेंस, मैं देखूंगा मेरे खुद के टीम का एक्सपीरियंस, मैं देखूंगा माई नॉलेज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रीवियस एंगेजमेंट, मैं देखूंगा लाइकलीहुड ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, मैं देखूंगा मैनेजमेंट का जजमेंट, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बराबर है कि नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ एंटिटीज बिजनेस, कि भैया बिजनेस वगैरह स्टेबल है कि नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन भी आपके ओल्ड सिलेबस में बहुत बार पूछा गया है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ पीएफआई। जब अपन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ पीएफआई असेस करेंगे, जब अपन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ पीएफआई असेस करेंगे और जो भी अजम्पशंस वगैरह यूज हुआ है बराबर है कि नहीं ये असेस करेंगे, तो हम किन बातों को कंसीडर करेंगे। तो प्रेजेंटेशन के बारे में अपने को सोचना है, तो लॉजिकली सोचो यार आप, प्रेजेंटेशन लॉजिकली सोचो। सर प्रेजेंटेशन मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, प्रेजेंटेशन मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। सर एजम्पशंस बराबर होने चाहिए और एजम्पशंस कौन कौन से यूज हुए उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है भाई। तो प्रेजेंटेशन एकदम इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। उसके अलावा एजम्पशंस क्लियरली डिस्क्लोज्ड होने चाहिए इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ द पीएफआई। फिर प्रेजेंटेशन में और क्या देखेंगे, डिस्क्लोजर में क्या देखेंगे कि कौन से डेट को पीएफआई प्रिपेयर हुआ है, कौन से डेट को पीएफआई प्रिपेयर हुआ है उस बारे में डिस्क्लोजर होना चाहिए। और मैनेजमेंट कंफर्म करेगा दैट assumptions आर एप्रोप्रिएट ऑन द डेट, ठीक है जी। उसके बाद पार्टिकुलरली नॉर्मली क्या होता है पीएफआई बनाते वक्त ना, जब प्रोजेक्शंस होती है तो एक पार्टिकुलर फिगर प्रोजेक्ट नहीं करके रेंज प्रोजेक्ट किया जाता है, मिनिमम कितना होएगा, मैक्सिमम कितना होएगा। तो आप ये देखोगे कि जो भी बेसिस है स्टैब्लिशिंग रेंज का वो क्लियर है कि नहीं, और जो रेंज सेलेक्ट किया गया है वो बायस्ड मैनर में तो सिलेक्ट नहीं किया गया, मिसलीडिंग तो नहीं है। तो आप देखोगे जो भी बेसिस है एस्टैब्लिशिंग पॉइंट्स ने रेंज का वो क्लियरली इंडिकेटेड है कि नहीं है, रेंज प्रॉपर है कि नहीं है, बायस तो नहीं है, मिसलीडिंग तो नहीं है। और देखना यहां पे प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर देते वक्त अकाउंटिंग पॉलिसीज के 2 पॉइंट है, अकाउंटिंग पॉलिसीज के 2 पॉइंट है, एक बी और एक एफ। सबसे पहले आप देखोगे अकाउंटिंग पॉलिसीज को क्लियरली डिस्क्लोज किया गया है कि नहीं इन द नोट्स टू द पीएफआई। और अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में कुछ भी चेंजेस है, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में कुछ भी चेंजेस है, द रीजन फॉर द चेंज एंड इफेक्ट ऑफ सच चेंज ऑन द पीएफआई वेदर दैट हैज बीन एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड। तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ पीएफआई देखते वक्त अकाउंटिंग पॉलिसी के 2 पॉइंट्स देखेंगे हम। सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसी का क्लियर डिस्क्लोजर है कि नहीं है, अगर चेंज है अकाउंटिंग पॉलिसी में तो उसका रीजन वगैरह बताया है कि नहीं। उसके बाद अजम्पशन का एक पॉइंट आ गया, डेट का एक पॉइंट आ गया, रेंज का एक पॉइंट आ गया, और देख लेना प्रेजेंटेशन मिसलीडिंग तो नहीं है, ठीक है। और फाइनली कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट, कि हमारा कंटेंट्स ऑफ रिपोर्ट क्या रहेगा। तो देखो पहले भी ये चीज मैंने बताया था कि जब अपन ऐसे 700 वाली सीरीज में जाते हैं ना, तो अपन ऑडिट रिपोर्ट को कैसे याद करते थे, ताऊ, कैसे याद करते थे, ताऊ, ठीक है, दैट इज टाइटल एड्रेसी ओपिनियन, ताऊ। यहां पे अपन याद करेंगे ताई, तो यहां पे अपन कैसे याद करेंगे, ताई। ताई मतलब क्या हो गया सर, टी से टाइटल, ए से एड्रेसी, आई से आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीएफआई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर कुछ चीजें कॉमन होती है जो हर रिपोर्ट में आएगा, जैसे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो वो यहां भी हो जाएगा। डेट प्लेस सिग्नेचर कॉमन बातें होती हैं, हर जगह आएगा, ठीक है, ये सारी कॉमन चीजें हैं। अब स्पेशल पॉइंट्स क्या है जो इस स्टैंडर्ड के लिए है, एक रेफरेंस टू दिस स्टैंडर्ड। आप रेफर करोगे कि बॉस ये जो पीएफआई का एग्जामिनेशन हमने किया है वो ऐसे ही 3400 के हिसाब से किया है। दूसरी चीज आप रेफर करोगे, स्टेटमेंट दोगे सपोर्टिंग अजम्पशंस का, कि कौन कौन सा अजम्पशंस यूज हुए हैं। आप एक स्टेटमेंट दोगे नेगेटिव एश्योरेंस का, यूजर्स को बताने के लिए कि बॉस हमने नेगेटिव एश्योरेंस दिया है, यहां पे हमने क्या दिया, यहां पे नेगेटिव एश्योरेंस दिया है। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है एप्रोप्रिएट कैविएट्स कंसर्निंग द अचीवेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स इंडिकेटेड बाय द पीएफआई। कैविएट्स का मतलब होता है वार्निंग, कैविएट्स का मतलब होता है वार्निंग। तो आप बेसिकली यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वार्न करोगे, एक वार्निंग सिग्नल दोगे, एक डिस्क्लेमर दोगे कि बॉस ये जो रिजल्ट्स पीएफआई में दिया हुआ है हो सकता है ये अचीव ना हो, ये जो रिजल्ट्स पीएफआई में दिया हुआ है हो सकता है ये अचीव ना हो, और एक्चुअल रिजल्ट जो है दैट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो आप इस तरीके से क्या करोगे, एप्रोप्रिएट कैविएट्स दोगे अपने रिपोर्ट में। तो ये 3 से 4 क्या हो गए, स्पेशल पॉइंट्स हो गए जो आपको ध्यान रखना है। एंड फाइनली एज आई टोल्ड यू, जब हम रिपोर्ट करेंगे पीएफआई के ऊपर तो हम नेगेटिव एश्योरेंस देंगे।
तो हम बताएंगे दैट स्टेट करेंगे दैट वेदर बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंसेस सपोर्टिंग द assumptions एनीथिंग हैज कम टू अटेंशन व्हिच कॉजेज द बिलीफ दैट assumptions डू नॉट प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस। फिर पार्टिकुलरली हम ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे दैट वेदर पीएफआई इज प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ assumptions, और हम स्टेट करेंगे दैट एक्चुअल रिजल्ट्स आर लाइकली टू बी डिफरेंट फ्रॉम द पीएफआई सिंस द एंटिसिपेटेड इवेंट्स फ्रीक्वेंटली में चेंज। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? एप्रोप्रिएट कैवियट्स इन द रिपोर्ट। इसको क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएट कैवियट्स इन द रिपोर्ट। और यहां पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, अगर अपने को लगता है कि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ पीएफआई एडिक्वेट नहीं है तो अपन क्या करेंगे? वेरी लॉजिकल, अपन क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन देंगे। अपन क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन देंगे, ठीक है ना? या फिर विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं सर? विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं। तो रिपोर्टिंग में ज्यादा कुछ नहीं है। तो दिस इज ऑल दैट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस वेरी एसे, दैट इज एसएई 3400।